हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम कक्षा 7 की चित्रकला, जिसका नाम है कला सेतु, उसके जून माह का चतुर्थ सप्ताह का सिलेबस करेंगे। आज की वीडियो में हम जिन बिंदुओं पर बात करेंगे उनमें सबसे पहला है ज्योमेट्री उपकरणों से परिचय। इसके बाद हम बात करेंगे बिंदु, रेखा, कोण और त्रिभुज के बारे में। इसके बाद जो हमारा अंतिम टॉपिक है आज का, वो है बहुभुज की परिभाषा और विभिन्न बहुभुजों के नाम एवं आकृतियों की पहचान। तो आइए बुक देखते हैं और एक एक करके इन सभी बिंदुओं को समझते हैं। आइए सबसे पहले ज्योमेट्री उपकरणों के बारे में पढ़ते हैं। ज्योमेट्री उपकरणों के बारे में वैसे तो कक्षा 6 के अंदर हम सभी चीजें जान चुके हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये कक्षा 6 का टॉपिक है। ये जो बुक है ये भी कक्षा 6 की है, जिसके अंदर ज्योमेट्री उपकरणों के बारे में बताया गया है। अब क्योंकि ये कक्षा 7 में भी ये टॉपिक आया है तो हम इसको एक बार फिर देख लेते हैं। ज्योमेट्री उपकरणों में अगर हम इसकी बात करें तो इसको बोला जाता है विभाजक। ज्योमेट्री बॉक्स में आपने इन सभी उपकरणों को जरूर देखा होगा। विभाजक को अंग्रेजी में बोलते हैं डिवाइडर। इसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इसके बाद ये जो दूसरा उपकरण है इसको प्रकार कहते हैं, या अंग्रेजी में इसको कंपास कहा जाता है। इसका एक सिरा नुकीला होता है और दूसरे सिरे पर पेंसिल वगैरह डालकर हम अलग अलग आकृतियां बनाते हैं। जैसे चाप हमने लगाना हो या कोण बनाना हो या वृत्त लगाना हो तो हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद ये जो उपकरण है इसको पैमाना कहते हैं, यानी कि ये पैमाइश करने के काम आता है या रेखाओं को मापने के काम आता है। इसके ऊपर एक तरफ तो सेंटीमीटर होते हैं और दूसरी तरफ इंच होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस पैमाने के अंदर 15 सेंटीमीटर का ये पैमाना है और 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 छोटे छोटे निशान होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे निशान है ये मिलीमीटर के होते हैं। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। और दूसरी तरफ इंच है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 इंच है, और अगर सेंटीमीटर की तरफ देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने एरिया में 1 इंच है उतने ही एरिया में 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो ये पैमाना हमारा 15 सेंटीमीटर या फिर यूं कहे कि 6 इंच का होता है। 1 इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इस पैमाने के द्वारा हम मिलीमीटर माप सकते हैं, सेंटीमीटर माप सकते हैं और इंच भी माप सकते हैं। इसके बाद ये है कोण मापक। कोण मापने के ये काम आता है। अब क्योंकि ये इसका जो रूप होता है वो अंग्रेजी के डी आकार की तरह से होता है तो इसको हम डी भी बोलते हैं। इसके अंदर जो कोण मापते हैं वो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक के कोण हम माप सकते हैं। कोण मापक के द्वारा ना हम केवल कोण माप सकते हैं बल्कि 0 से 180 डिग्री तक के कोण हम इसके हेल्प से बना भी सकते हैं। इसके अलावा जो और ज्योमेट्री उपकरण है उसमें आता है ये सेट स्क्वायर। इनको हम समकोणक भी कहते हैं। ये ज्योमेट्री बॉक्स में 2 होते हैं, एक ये है और दूसरा ये है। इनमें अंतर होता है कोणों का। ये त्रिभुज के आकार के होते हैं। अगर हम कोणों की बात करें तो इस सेट स्क्वायर की 2 भुजाएं समान होती हैं, एक ये और दूसरी ये 2 भुजा समान होने के कारण ये दोनों कोण भी समान होते हैं। तो ये कोण 45 डिग्री का होता है, ये कोण भी 45 डिग्री का होता है और ये कोण होता है 90 डिग्री का। अब अगर हम दूसरे समकोणक की बात करें तो दूसरे समकोणक में ये कोण 30 का होता है, ये कोण 60 डिग्री का होता है और ये कोण 90 डिग्री का होता है। अब क्योंकि इनके अंदर एक एक कोण 90 डिग्री के होते हैं इसलिए इनका नाम होता है समकोणक और इनको हम सेट स्क्वायर भी कहते हैं। ज्योमेट्री उपकरणों के बाद अब बात आती है बिंदु, रेखा, कोण के बारे में जानने की। तो इस बुक के अंदर ये भी सारी चीजें हैं। ये टॉपिक वैसे कक्षा 6 का ही है, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि बिंदु, रेखा और कोण क्या होता है। सबसे पहले बात हम करते हैं बिंदु की। अब बिंदु, आपको पता है कि बिंदु एक छोटा सा चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार से। अब इस चिन्ह की ना कोई लंबाई होती, ना कोई चौड़ाई होती, ना कोई मोटाई होती। अगर हम इसको मापेंगे तो वो ना के बराबर होगा। होती तो है, बिल्कुल थोड़ी सी होती है, तो हम उसको इग्नोर करते हैं। उसको ये कहते हैं कि ना के बराबर है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई इसकी ना के बराबर होगी। तो इसी के आधार पर बिंदु की परिभाषा रखी गई है कि एक ऐसा छोटा सा चिन्ह जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती, किसी नोकदार वस्तु से लगाया गया चिन्ह बिंदु कहलाता है। तो बिंदु को हम कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं, ये इसका चिन्ह है। अब आगे आती है रेखा और रेखाखंड। इसके अलावा एक चीज और होती है जिसको हम किरण कहते हैं। तो उन तीनों के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि रेखा, रेखाखंड और किरण में क्या अंतर होता है। रेखा कुछ इस तरह की होती है, किरण कुछ इस तरह से होती है और रेखाखंड कुछ इस तरह से होता है। अब इन तीनों में ये तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों की लंबाई है,
चौड़ाई और ऊंचाई नहीं है। चौड़ाई तब होती है जब कोई चीज इस प्रकार से हो, तो ये लंबाई हो जाती है, ये चौड़ाई हो जाती है। इसके साथ अगर कोई चीज इस प्रकार से हो जाती है, यानी कि वो त्रिआयामी रूप लिए होती है, तो फिर ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई हो जाती है। परंतु यहाँ पर इन तीनों की केवल लंबाई है। अब ये जो तीर के निशान है, ये कुछ चीजें प्रदर्शित करते हैं। इन एरो मार्क का, यानी कि तीर के निशानों का मतलब होता है कि ये इस तरफ भी बढ़ती है और ये इस तरफ भी बढ़ती है, यानी कि इसकी लंबाई असीमित होती है। ये रेखा है, तो इसकी परिभाषा में आएगा कि रेखा की लंबाई होती है और ये असीमित होती है, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं होती, ये दोनों तरफ बढ़ेगी। इसके बाद ये किरण होती है। किरण के बारे में भी हम यही कहेंगे कि इसकी भी लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती, और ये भी असीमित होती है क्योंकि ये भी एक तरफ बढ़ती है। इसके बाद ये जो है, इसको हम बोलते हैं रेखा खंड। खंड का मतलब होता है टुकड़ा, यानी कि किसी रेखा का एक टुकड़ा जो होता है वो रेखा खंड कहलाता है। तो इस रेखा में से अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का टुकड़ा काट लें और वो यहाँ रख दे, तो ये टुकड़ा रेखाखंड कहलाएगा। तो रेखाखंड की परिभाषा भी यही होगी कि इसकी एक लंबाई होती है और ये सीमित होती है। इसको हम माप सकते हैं, इसको नहीं माप सकते, ना किरण को हम माप सकते, परंतु रेखाखंड को हम माप सकते हैं, इसकी एक पैमाइश होती है। इसके अलावा रेखाखंड की परिभाषा में हम ये भी कह सकते हैं, जो बुक के अंदर दिखाया गया है, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, तो ये कहता है कि दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को प्रकट करती है और इसकी लंबाई होती है। तो ये रेखाखंड की परिभाषा है कि रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को प्रकट करता है और इसकी लंबाई होती है। इसके बाद आगे चलते हैं रेखाओं के बारे में। रेखाखंडों के बारे में अलग अलग प्रकार के रेखाखंड इसमें बताए गए हैं। जो रेखाखंड इस प्रकार से होता है, इसको कहा जाता है क्षितिज रेखाखंड। क्षितिज का मतलब जमीन से होता है, जो जमीन के अनुसार हो, जमीन के समानांतर हो, या जो ठहरा हुआ पानी होता है उसके समानांतर हो, तो उसको क्षितिज रेखाखंड कहते हैं। और जो इस प्रकार से होता है उसको हम शीर्ष रेखाखंड या फिर खड़ी रेखाखंड कह सकते हैं। इसके बाद आता है आड़ा रेखाखंड या तिरछा रेखाखंड। वो इस प्रकार से होता है। अगर रेखाखंड कहता है तो इसकी लंबाई हम सीमित करेंगे, यानी कि किसी भी तरफ एरो मार्क नहीं लगाएंगे। परंतु अगर वो कहता है क्षितिज रेखा, तो हम दोनों तरफ एरो मार्क लगा देंगे। अगर वो कहता है खड़ी रेखा, तो यहाँ भी हम दोनों तरफ एरो मार्क लगा देंगे। अगर वो कहता है तिरछी रेखा, तो यहाँ भी लगा देंगे। अब जो कि इसने रेखाखंड शब्द का प्रयोग किया है, तो ये क्षितिज रेखाखंड है, ये खड़ा रेखाखंड है और ये तिरछा रेखाखंड है। इसके बाद जो अगली बात आती है वो किरण की है। किरण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आती है समानांतर रेखा और असमानांतर रेखा। यहाँ इसने रेखा शब्द का प्रयोग किया है, तो हम भी रेखाएं ही लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम समानांतर की बात करें, तो समानांतर जो शब्द है, ये दो शब्दों का मेल है। एक समान और दूसरा शब्द है इसके अंदर अंतर। तो समान जमा में अंतर मिलकर बनता है समानांतर। इसका मतलब ये हुआ कि दो रेखाएं, जैसे एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, अगर दो रेखाओं के बीच का अंतर हमेशा समान होता है तो वो रेखाएं समानांतर होती हैं। अब अगर इनके बीच की दूरी हम यहाँ से यहाँ तक मापते हैं, तो जो दूरी यहाँ आती है, अगर यहाँ से भी वही दूरी आती है और यहाँ से भी वही दूरी आती है और यहाँ से भी वही दूरी आती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं। तो इन रेखाओं को हम कहेंगे समानांतर रेखाएं। अब बात करते हैं असमानांतर। असमानांतर के अंदर ए जो शब्द है वो नहीं के लिए लगा है, यानी कि जो रेखाएं समानांतर नहीं है उनको हम असमानांतर रेखाएं कहेंगे। यानी कि इनके बीच का अंतर समान नहीं होगा, एक इस प्रकार से हो सकती है, एक इस प्रकार से। अब अगर इनके बीच के अंतर की बात हम करें, तो यहाँ तो इनके बीच का अंतर कम है, जबकि यहाँ पर इनके बीच का अंतर ज्यादा है। अब इनके बीच का अंतर एक तरफ तो बढ़ रहा है और दूसरी तरफ अगर हम चलते हैं तो घटता है। तो बीच का अंतर समान नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं असमानांतर। अब आगे बात करते हैं कोणों की। कोण के बारे में भी इसने बता रखा कि कोण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो कोणों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले कोण की परिभाषा आएगी। तो कोण के बारे में वैसे तो हम जानते हैं कि कोण कुछ इस प्रकार से होता है और यहाँ पर दोनों तरफ हम एरो मार्क लगाते हैं। तो कोणों का मतलब होता है कि कोण एक ऐसी आकृति है जो एक ही प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से बनती है।
यह बुक के अंदर भी आप परिभाषा देख सकते हैं। कोण एक ऐसी आकृति है जो एक ही प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से बनती है। तो ये दो किरणें हैं जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही है। ये इनका प्रारंभिक बिंदु है। ये किरणें इधर चल पड़ी और ये किरणें इधर चल पड़ी, तो इनके बीच की जो ये झुकाव होता है यही कोण होता है। अब कोण मापक को तो आप जानते ही है, हमने देखा था। कोण मापक की सहायता से हम इस कोण को माप सकते हैं। अगर ये कोण 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के बीच का है, यानी कि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो हम इस कोण को कहेंगे न्यून कोण। अगर ये पूरा 0 डिग्री का है तो इसको शून्य कोण कहा जाता है, और पूरा 90 डिग्री का है तो हम इसको बोलते हैं समकोण। परंतु अगर इनके बीच का है तो हम इसको बोलते हैं न्यून कोण। इसके बाद अगर ये पूरा 180 डिग्री का है तो हम इसको बोलते हैं सरल कोण। सरल का मतलब आप समझते होगे, सरल का मतलब होता है सीधा। जैसे ये जो रेखा है इसको हम सरल रेखा बोलते हैं, परंतु अगर कोई रेखा इस प्रकार से है तो इस रेखा को हम बोलते हैं वक्र रेखा। वक्र का मतलब होता है आड़ा तिरछा और सरल का मतलब होता है सीधा। तो जब 180 का कोण हम बनाते हैं तो ये दोनों किरणें सीधी हो जाती है, यानी कि एक किरण इधर है तो दूसरी किरण इधर आ जाती है बिल्कुल सीधी, और ये दोनों किरणें मिलकर एक रेखा के रूप में हो जाती है, और यहाँ जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का कोण बनता है। अब ये क्योंकि सरल रेखा की तरह हो जाता है तो इस कोण का नाम भी सरल कोण हमने रख दिया है। और अगर कोई कोण 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, यानी कि 90 डिग्री से तो बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, इन दोनों के बीच में है, तो उसको हम बोलते हैं अधिक कोण। और अगर कोई कोण 180 डिग्री से भी बड़ा है, 180 डिग्री से भी बड़ा है, तो उसको बोलते हैं पुनर्युक्त कोण। इसको भी हमने ध्यान रखना है। पुनर्युक्त कोण को का एक नाम और है जिसको हम कहते हैं बृहत कोण। तो 180 डिग्री से बड़े कोण को पुनर्युक्त कोण भी कहते हैं और बृहत कोण भी कहते हैं, क्योंकि इससे ये बाहर चला जाता है। इन सभी चीजों को आप क्लास 6 की जो ड्राइंग की बुक है उसके अंदर भी देख सकते हैं। ये रेखा है, दोनों तरफ एरो मार्क है, ये रेखाखंड है, किसी भी तरफ नहीं है, दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी है और इसको हम माप सकते हैं। ये किरण है, इसके एक तरफ एरो मार्क होगा, इसकी लंबाई असीमित होती है और इसकी लंबाई भी असीमित होती है। ये खड़ा रेखाखंड है, ये क्षितिज रेखाखंड है। इसके बाद यहां भी इसने अलग से दिखाया है ये क्षितिज रेखाखंड। ये आड़ा या तिरछा रेखाखंड है और ये आपस में समानांतर भी हैं। ये वक्र रेखाखंड है, ये समानांतर रेखाएं हैं, ये असमानांतर रेखाएं हैं। ये कोण है, 90 डिग्री से छोटा है तो इसको न्यून कोण कहेंगे, 90 डिग्री का कोण है तो इसको समकोण कहेंगे, 90 से बड़ा है तो इसको अधिक कोण कहेंगे। पूरा 180 डिग्री का है तो इसको सरल कोण कहेंगे, और अगर 180 डिग्री से भी बड़ा है तो इसको बोलते हैं पुनर्युक्त कोण। अब आज का हमारा लास्ट टॉपिक है बहुभुज। अगर हम बहुभुज के बारे में बात करें तो बहुभुज भी दो शब्दों का मेल है। ये कक्षा 7 के अंदर आ जाता है। बहु जमा में भुज। बहु का मतलब होता है बहुत सारी और भुज का मतलब भुजाएं। जिसकी बहुत सारी भुजाएं हों उसको बहुभुज कहते हैं। तो बहुत सारी का मतलब यहाँ पर 3 या 3 से अधिक हैं। अगर किसी आकृति की 3 या 3 से अधिक भुजा है और वो आकृति बंद आकृति है जिस प्रकार से ये है, तो वो बहुभुज कहलाएगी। 3 से कम नहीं होनी चाहिए, 3 हो या 3 से अधिक हो, यानी कि त्रिभुज भी बहुभुज के अंदर आती हैं और चतुर्भुज भी बहुभुज के अंदर आती हैं। फिर ये कहता है कि विभिन्न बहुभुजों के नाम बताइए और आकृतियों की पहचान बताइए। तो विभिन्न बहुभुजों में एक तो त्रिभुज आ जाती है जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। उसके बाद 4 भुजाओं वाली बंद आकृति चतुर्भुज होती है। 5 भुजाओं वाली आकृति कहेंगे तो पंचभुज होगी, और 6 भुजाओं वाली आकृति कहेंगे तो षटभुज होगी। तो इसी प्रकार से अगर 7 है तो सप्तभुज कहेंगे, 8 है तो अष्टभुज कहेंगे। तो इस प्रकार से तो इनके नाम हो जाते हैं। और पहचान की बात अगर हम करते हैं तो 2 से अधिक भुजाएं होगी और वो आकृति बंद आकृति होगी। ये महत्वपूर्ण बात है। अगर वो खुली आकृति है तो हम उसको बहुभुज की श्रेणी में नहीं रखेंगे। इसके बाद कक्षा 7 के अंदर चतुर्भुजों के बारे में है। चतुर्भुज 7 प्रकार की होती है, काफी डिटेल है इसके बारे में। तो चतुर्भुजों के बारे में अगर आपने डिटेल में जानना है और बहुभुजों के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में जानना है तो उसके लिए अलग से वीडियो मैंने बना रखी है, क्योंकि एक टॉपिक जो है केवल बहुभुज का टॉपिक 20 से 25 मिनट की वीडियो में हल हुआ है
और चतुर्भुज का जो टॉपिक है वो तो 2 वीडियो के अंदर हल हुआ है, यानी कि ये 1 घंटे का टॉपिक है, तो इस वीडियो में ये नहीं हो पाएगा। अगर आपको डिटेल में जानना है, वो आपको ड्राइंग में भी काम आएगा और गणित में भी काम आएगा, तो उन वीडियोज को जरूर देखें। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि वो वीडियो कहाँ है, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा नीचे। फिर भी नहीं पता चलता तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको उनका लिंक दे दूंगा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी फिर मिलेंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।